बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि यह हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होता है। जबकि महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से कहा गया कि जो हुकूमत इंसाफ और गरीब आवाम को रोटी नहीं दे सकती उसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद आइन का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करना गैर आइनी होगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी हुक्म है वो तो तमाम रियासती अदारे 190 आर्टिकल है गालिबन, उसके तहत वो पाबंद हैं और हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करे। मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस आदमी को, फलाने आदमी को सजाए मौत देनी है और जेलर कहे कि मैं तो नहीं दूंगा। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो मुल्क अनार्की की तरफ चले जाते हैं। और पिछले अगर 72 घंटे या हम 2-3 रोज़ पिछले देखें तो आइन पर अमल दरामद की बात दो शख्सियात ने की है कि मुल्क जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा और किसी इंतशार का सबब नहीं बनेगा। और ये अक्रॉस द बोर्ड मेरे ख्याल से मैसेज सबके लिए, जो एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा जो कि अगले हमारे चीफ जस्टिस हैं, और फिर आर्मी चीफ जनाब नासिम मुनीर साहब से हमने सुना कि मुल्क आइन और कानून के तहत चलेगा। तो ये बड़ी क्लैरिटी है। अब वो जो कि सिक्योरिटी को भी देख रहे हैं तो उन्होंने उसमें इंतशार का मसला भी उसमें वो भी ऐड किया कि भाई इंतशार किसी को नहीं फैलाने दिया जाएगा। लेकिन असल बात ये है आइन और कानून के तहत चलेगा, ये दो अदारों की तरफ से इंडोर्समेंट हो गई। अब आइन और कानून, अच्छा यानी आइन और कानून के मुताबिक इस तरह चलेगा कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और फौज है वो भी एक आइन और कानून के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट उसको फैसला जो है वो पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट का भी वो फैसला, ठीक है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मानते हैं। तो अब इस आइन के ऊपर, ये आइन जो है इसके ऊपर बड़े सवालात हैं मेरे भी कि भाई इसमें इसके कोई रंग रूप हालात हाजरा के लिहाज से बनना चाहिए और ये खामोशी हो जाता है, ये इलेक्शन की डेट, ये लेकिन ज़रा फ़रोई मामला हैं। असल बात यह है कि जिस शक्ल में भी मौजूद है इस वक्त उसके तहत ही मुल्क चलेगा और उसमें अदारों का टकराव और ये वो तो फिर इंतशार फैलता है ना। तो उसका इंतशार का शायद आर्मी चीफ ने वो एक इंतशार एक बड़ा एक वसी वर्ड है ना कि आप उसको किस तरह लेके जाते हैं इंतशार को या फसाद को, आप ये बड़े गहरे अल्फाज हैं। तो ये तो अगर आप अदालत के फैसलों पे अमल दरामद छोड़ दें, ट्रैफिक वाला कहेगा रुक जाओ और मैं कहूँगा नहीं रुकूंगा, तो ये ऐसे ही गली मोहल्लों से इंतजार शुरू होता है ना, ये इंतशार शुरू होता है, फसाद शुरू होता है, ये गली मोहल्ले, दुकान, झगड़े, कानून तोड़ना, ठीक है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है और फिर हाईएस्ट लेवल पे चला जाता है। तो हाईएस्ट लेवल पे जब आप आइन और कानून के तहत चलेंगे तो रियासत चलेगी ना आगे। हाँ, उससे बहस हो सकती है कि भाई इसमें ये आप तब्दीली करें, ऐसे करें, ये अमेंडमेंट हो, लेकिन कानून तो कानून है। मतलब मैं ये कहूँगी जी ये जो स्ट्रीट लाइट है इसके ऊपर, ये सड़क है उसके ऊपर ये 3 धारियाँ नहीं 5 धारियाँ होनी चाहिए तो फिर गाड़ी रुके, गाड़ी टर्न करे, ये ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि जी वो गाड़ियाँ टकराएंगी सारी आपस में तो ये तो इस तरह तो मुँह नहीं चलेगा। तो छोटे मोटे आप चेंजेस करते हैं लेकिन वो भी रियासत के मुल्क के मफाद में होने चाहिए। वो भी लोग अपने जो हमारी एलीट है वो अपने फ़ायदे के लिए ना करें, आवाम के लिए करें कानून साजी और उसमें अमल दरामद होना चाहिए। बड़ा अच्छा मैसेज किया है। रात को इंतज़ार है, अरशद नदीम साहब इंशाल्लाह लैंड होंगे और उनके इस्तकबाल के लिए जो है वो सारा मुल्क खड़ा है। और ये जो है ये इसमें एक दो बातें जो मैंने कल भी बात कही थी ना, इसमें एक पूरी, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों के लिए नहीं पूरी दुनिया के, अगर आप इसको ये एज ए स्टोरी देखें, ये एक होता है ना कि गए जी मेडल ले लिया ख़त्म, नहीं, जो इस मेडल से पहले की कहानी है ना वो एक पूरी स्टोरी है जिसके ऊपर आप कोई मूवी बनाएं, कोई नॉवेल लिखें, कोई स्टडी करें, कोई जैसे लिखा जाता है ना वो स्कूल ड्रॉप आउट था कोई बच्चा तो फिर ये था तो उसने ये बना।
ये आप देखेंगे कि कहाँ से ये नौजवान उठा है, और आप पूरी दुनिया में देखें, पाकिस्तान समेत, उसमें हम अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं, सारी आप देखें दुनिया में ऐसे कैसे कितने लोग हैं जो अपनी नाकामियों की वजह जो है वो डाल देते हैं हालात पे। मैं क्या करता, मैं पढ़ नहीं सका, मेरे पास तो वो जो है वो किताबें नहीं थी, दो मेरे पास कॉपियाँ नहीं थी, किताबें नहीं थी, मैं तो देखें ये करता था, मैं तो देख, और ये कुछ तो हकीकत में ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं ना या लोग होते हैं, लेकिन जो अच्छे खासे लोग हैं, मेरे मैं क्या करता, मेरे पास तो नए मॉडल की गाड़ी नहीं थी, मैं तो फिर ये नहीं होता, लोगों के नखरे ही नहीं ख़त्म होते और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। वो अपनी सारे एक दफ़ा ज़िंदगी में आना ना, ऐसे थोड़ी कि चलो यार ये ज़िंदगी नाकाम हो गई तो अगली ज़िंदगी में कर, नहीं भाई, यही ज़िंदगी है, ऐसा ही है। और इन्हीं हालात में वो नौजवान जो है, अब आप सोचें जब वो बात करता होगा कि मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा ओलंपिक्स में, तो आसपास कितने लोग उसको संजीदा लेते होंगे और हो सकता है कितने लोग दिल में मजाक बढ़ाते हों। आप जिस माशरे में रहते हैं तो उसमें आपको इनकरेज कौन करता है? और एक ऐसा खेल जो लोगों को पता भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं, तो कभी कोई आपने कोई वो जाके, अच्छा टीम भी नहीं है, टीम में तो होता है ना कि बहुत से लोग हैं तो टीम ने जनाब कोई टीम है, हमारी हॉकी की टीम है, और फिर उसके बाद ये होता है कि 4 साल बाद दूसरा ले गया, फिर तीसरा ले गया, चलो, और टीम होती है 12 लोग, एक टीम जीत गई, वर्ल्ड कप जीत गई, ठीक है ना, इस साल का वर्ल्ड कप है, दूसरे साल का। लेकिन ये एक इनफरादी है, ये टीम नहीं है, ये एक शख्स है, एक नौजवान है, और उसकी स्ट्रगल है, उसकी जो है ना कि मैंने करना है हासिल ज़िंदगी में। और ये आपको बताता है कि जब आप किसी, ये सारी दुनिया के लिए एक सबक है कि जब आप ख़ास तौर पे यूथ के लिए और सब के लिए जब तय करते हैं कि यार ये मैंने करना ही है, गिरे खड़े हुए, फिर गिरे, फिर खड़े हुए, फिर गिरे, ये मुझे इसको देख के ना, मुझे अरफा करीम रंधावा, अल्लाह ताला उस बच्चे की मग़फ़िरत फरमाए, क्या खूबसूरत बेटी थी हमारी, वो जब उसके पास, जिसने माइक्रोसॉफ्ट और सारा, उसके पास अपना कंप्यूटर नहीं था, अपना कंप्यूटर नहीं था उस ज़माने में। ये नेट, ये जो कैफ़े होते थे, नेट कैफ़े और साथ, तो वो पड़ोस में उसके एक वो बना हुआ था, वहाँ पे कंप्यूटर रखे होते थे, वो वहाँ जाके कंप्यूटर यूज़ करती थी वो बच्ची, और वो कहाँ पहुँची? अब वो कहे मेरे पास कंप्यूटर नहीं है जी। अच्छा, उस ज़माने में आप सोचें ना, ये बात कब की हो रही है, कितने उस वक्त IT वाईटी क्या, अब तो लोग सारे लोगों को पता चला है, अच्छा जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होती है, डाटा साइंस भी होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे कितने साल पहले की, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 2 दहाइयाँ, ठीक है। और वो बच्ची जो है, वो बच्ची लगी हुई है, उसने वो तो नहीं कह रही कि मेरे पास मुझे नया मॉडल का कंप्यूटर घर में लगेगा तो इंटरनेट ऐसे होगा और ऐसे होगा। ये वो बच्ची की बात हो रही है प्री यूट्यूब, प्री ट्विटर, ठीक है ना। तो ये आप देखें, और उसके बाद वो बच्ची कहाँ, और वो आज अगर हयात होती, अल्लाह ताला के बोलती चली गई, अगर आज वो हयात होती तो पता नहीं कहाँ पे पहुंची होती। लेकिन ये जो नौजवान है, दूसरा मुझे ये याद है, यानी कोई नहीं कि जी ट्रेनिंग हो रही है, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, फलाना, वो क्या है, अपना एम्बिशन के साथ लेकर आ गया। तो ये मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के अंदर जब बहुत से लोगों ने गोल्ड मेडल्स लिए होंगे, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया होगा, ट्रेनिंग्स ली होंगी, कोचिंग, फलाना दिमाग, लेकिन इस नौजवान की जो कहानी है ना, वो मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए नहीं कि पाकिस्तान, मजमूई तौर पे लिखी जाएगी दुनिया में, कि जो स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल का सबक, कि आपने कैसे अकेले निकलना है आगे, टीम भी नहीं है कोई, अकेले। ये भी नहीं कि मुझे ऐसा बॉलर चाहिए तो मुझे तो बैट्समैन ने मरवा दिया तो वो गेंद नहीं, एक। और ये भी नहीं कि वो इस साल का, दूसरे साल का, ओलंपिक्स की तारीख में किसी ने इतना दूर नेजा नहीं फेंका जब से ओलंपिक्स, तारीख में ओलंपिक्स के। अब अगले साल भी कोई 4 साल बाद कोई जीतेगा ना गोल्ड मेडल, लेकिन इसका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई 50 साल, इतने सालों तक तो जब से ओलंपिक्स शुरू हुए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ये। अब ये देखें ना, अगले हो सकता 4 साल बाद कोई और ले लेगा गोल्ड मेडल, लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा।
इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कब टूटेगा रिकॉर्ड, या तो ये अभी एक आलमी रिकॉर्ड होल्डर भी है साथ साथ, गोल्ड मेडलिस्ट के साथ साथ आलमी से, मतलब तारीखी ओलंपिक्स की तारीख का, मतलब आप जितना सोचते हैं उतना आप हैरान होते हैं और आप प्राउड फील करते हैं कि यार ऐसा भी आज की दुनिया में, जहाँ हर दूसरा आदमी ना शुक्रा, ये नहीं मेरे पास, ये नहीं मैं क्या करता जी, एसी नहीं, पंखा नहीं, यूँ नहीं, पैदल नहीं, अरे ये नौजवान कैसे गांव से उठ के गए। तो खराज तहसीन इसके, इनके गांव के, इनके दोस्तों को, जिन लोगों ने इनकरेज किया इसको, इनके वालिदैन को और सारे पाकिस्तानियों को, सबके लिए, हमारे लिए तो एक कहते हैं ना, सबके, हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए शायद एक मॉडल नहीं होता। कहानी लिखते हैं लोग कि ये देखो वो लड़का था गांव से उठा और उसने ये हिस्ट्री बनाई। अच्छा जी, बाकी ये है कि बड़ा अफसोसनाक सान्या पेश आया जो ताबईन स्कूल पे अटैक हुआ इसराइल का, वो 100 से ज़्यादा वहाँ पे बच्चे शहीद हो गए। और ये जो है, ये उनका कहना ये था कि इसमें यहाँ पे हमास के लोग नमाज पढ़ रहे थे सुबह फजर की, लोग वहाँ पे बच्चे, और कंजेस्टेड, बहुत कंजेस्टेड हो गया वो इलाका, लोगों के पास जगह भी नहीं है, लोग पैदल भी चलते हैं कि पैदल तो ही हैं, वो शीशे और लाशें और बमबारी और कीलें और वो ज़ख्मी लोग। तो वो वहाँ पे मस्जिद, स्कूल के अंदर ही मस्जिद भी है, तो स्कूल पे इन्होंने जब वही 2000 पाउंड 3 बॉम्ब गिराए, उसी छोटे से इतना सा स्कूल, उसके अंदर ही मस्जिद, उसके 3 बॉम्ब गिरा दिए 2000 पाउंड के, वो जो 45 फुट गहरा गड़ा, जिनके नतीजे में तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल हैं उनमें भी अद्वियात नहीं है, गुंजाइश नहीं है। तो ये इस वक्त जो है नेतन्याहू गालिबन चाह ही रहे हैं कि ये 15 अगस्त को, अब मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये 15 अगस्त क्यों तय हुआ है, ये फ़ौरन क्यों नहीं शुरू कर दी इन्होंने सीज़ फायर पे बातचीत। लेकिन इसके पीछे जो बातें वहाँ बयान हो रही हैं वो मैं अब यहाँ पर, चूँकि वो ज़ाहिर है कि वो मुख्तलिफ़ बातें मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं कि भाई सीज़ फायर पे जो गुफ्तगू शुरू होगी कायरा में या कतर में, तो वो शुरू होगी 15 से तक। अच्छा, 15 से पहले जो है वो हो सकता है कि कोई ईरान या हिजबुल्लाह भी अपने उसको सेटल ऐसा करें कि जिसके नतीजे में मुज़ाकरात जारी रहें, यानी जंग ना फैले, क्योंकि रिस्ट्रेन कर रहे हैं दोनों अपने आप को, क्योंकि मकसद बड़ा है। मकसद ये है कि रिहाई कैदियों की, सीज़ फायर, और बाइडन ने पकड़ लिया है, बहुत यहाँ से बाइडन ने पकड़ा हुआ है। मतलब ये, इसके बाद आपका क्या ख्याल है, जो कल भी कह रहा था कि प्रेसिडेंट सीसी और अमीर कतर आते हैं दरमियान में, सऊदी अरेबिया ने आज कहा है कि हम इसको खुशामदीद कहते हैं कि मुज़ाकरा दोबारा शुरू है, सारी OIC खड़ी है, सारा यूरोप, सब बहुत सख्त मजम्मत इसकी हुई है बरतानिया की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से इसकी, क्योंकि इसमें सारी दुनिया, और ये चाइना और रशिया से तो दूर ही रहें तो बेहतर है। अभी ये जो इसराइल, मैंने कहा फारिग प्रोजेक्ट है ये, वो जो बरतानवी राज का एक फेल्ड प्रोजेक्ट जिसको गोद ले लिया था अमेरिकन पैक्स अमेरिकाना के दौर में, जो कल भी मैं बात कर रहा था, वो ऑर्डर के साथ ही ये भी फेड हो रहा है। आप नोट करें, फेड मतलब कितनी देर इसको पालेंगे लेके, एक ठीक है आप ये ना होता, फ़र्ज़ करें अमेरिका ना होता पीछे, तो हम छोड़ते इसको, अभी तक ही बचता, देखिए ना। तो अभी तक वो इधर भी उधर भी, कितनी देर अमेरिका इसको पालेगा इसको। तो मुझे तो ये आगे गायब होता नज़र आ रहा है। हाँ, शहादतें हो गई, सब कुछ हुआ, सारा कुछ, वो जुल्म ज़ालिम अपनी जगह, लेकिन ये कि ये मुल्क कहाँ, जो हमने ये टेक्नोलॉजी बनाई, फ़लाँ किया, हम ये हैं, फन्ने खान है, फलाना ढिमाकना, वो ज़रा सा अमेरिका हाथ खींचे पीछे तो अभी ये तो नज़र ही नहीं आएगा किसी को, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा आयरन डोम, तो फलाना तो दिमाग। तो अब देखें, अब अमेरिका के ऊपर दबाव है पूरा कि भाई आप पूरी दुनिया के साथ खड़े हो या इनके साथ खड़े हो और ये कत्लेआम ख़त्म करवाओ। तो ये बहुत अच्छा है कि प्रेसिडेंट बाइडन का जो एग्रीमेंट है वो बड़ा मुनासिब है। प्रेसिडेंट बाइडन और फिर सिक्योरिटी काउंसिल में US का, और वहाँ इसराइली लॉबी भी अब वो ख़त्म हो गया। ये जो कुछ हो रहा है वहाँ पे मुजाहरे, तो ये लॉबी, एक तरफ आप लॉबी हायर कर लें, एक तरफ ये जो सड़कों पे हज़ारों लाखों लोग खड़े हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि अब वो, और इंटरनेशनल जो पिछला ऑर्डर, लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर था, उसकी बुनियाद ह्यूमन राइट्स थी। कुछ दुनिया में जो भी ऑर्डर खड़ा होता है ना, कोई भी सुपर पावर अगर किसी जगह अपने लोगों के दिलों में अपना घर बनाती है, तो उसमें सॉफ्ट पावर हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सॉफ्ट पावर ही ख़त्म कर दें अपनी और लोगों की गर्दनें उड़ाना शुरू कर दें, जाके मारना शुरू कर दें लोगों को, तो फिर तो आप
हलाकू खान बन जाते हैं, एक अरसे तक रह सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद लोग फिर आपको ख़त्म कर देते हैं बहुत जल्द। तो मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छा, दूसरा जो इशू है तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा, ईरान की तरफ से भी थोड़ा सा इंडिकेशन आ रहा है कि वो कोई ऐसी स्ट्राइक शायद ना करें जिसके नतीजे में एक लॉन्ग टर्म, यानी कि टैक्टिकल हो जाएगा ना कि जी एक अटैक कर दिया, चलें जी हो गया। वो तो हुतीज लगे हुए हैं दोबारा, वो तो रोज़ मार रहे हैं यहाँ पे वॉरशिप्स को, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न है कि भाई, और उसमें यकीनन पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले करेगा। एक रॉयटर्स ने खबर दी आज और उसकी तरदीद नहीं हुई कहीं से भी, और वो ये कि ईरान के बड़े तादाद में ईरान जो है वो अपने मिसाइल्स जो है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स वो रशिया को दे रहा है, और उसकी और पूरी उन्होंने एक रिपोर्ट आई है, और उसमें ये भी है बल्कि कि जो उनके जो मिलिट्री के जो यानी लोग ट्रेन हो रहे हैं, ठीक है ना, उस सिस्टम के ऊपर ईरान में लोग ट्रेन भी हो रहे हैं, और फिर आगे जाके ये जो मिसाइल है, ये सिस्टम जो है ये यूज़ होगा यूक्रेन। अच्छा, अब ये इशू तो इसमें जाहिर है कि अब ये ग्रेट पावर गेम है, और ये ग्रेट पावर मल्टीपोलर की तरफ चले गए दोबारा। आप बड़ी हद तक चले गए प्री सेकंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ पे बहुत सारे पोल्स थे, बज़ाहिर तो दो ही नज़र आ रहे थे ना हमें, लेकिन असल में उसके अंदर भी तो बड़ी बड़ी पावर्स थी, तो मल्टीपोलर दुनिया थी ना। बाईपोलर तो फिर कोल्ड वॉर में हुई है, तो या तो हम अभी यूनिपोलर तो ख़त्म हो गई, अब ये कितने पोल्स बनेंगे आगे, तो ये अभी देखना है, वो इन मेकिंग है। लेकिन जो सबसे जो मुझे एक हैरान कुन वाक़या है ना, जिसको जितना भी डिस्कस किया जाएगा वो कम है, और जिस पे जितना गौर किया जाए, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, और ये डेवलपिंग स्टोरी जो है वो है जो कि बांग्लादेश में हुआ है। और बांग्लादेश में आज ये हुआ कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं सुबह, वो उन्होंने ये कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के जो एक फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया चीफ जस्टिस ने, और चीफ जस्टिस जो हैं वो उसमें फुल कोर्ट में बैठ के, क्योंकि ये जो है ये हसीना वाजिद की बाकियात, पुरानी कोर्ट, तो उन्होंने कहा ये हसीना वाजिद की जो बाकियात हैं ये कोर्ट फुल कोर्ट बैठ के, और जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट आई है उसको गैर कानूनी करार देने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जमा हो गए दोबारा सड़कों पे, वो जो कल अपने अपने घरों में चले गए थे और सुकून हो गया था, वो सब जमा हो गए, और उन्होंने जनाब कहा कि ये 1 बजे तक अगर चीफ जस्टिस ने और बाकी जजों ने रिज़ाइन नहीं किया तो हम फिर अदालत होगी। उन्होंने कहा अदालत तो नहीं, उन्होंने कहा इनके घर होंगे। सुप्रीम कोर्ट को तो वो नुकसान उन्होंने कहा, उन्होंने कहा इनके घर होंगे और फिर ये होंगे और फिर हम होंगे, अगर 1 बजे तक का टाइम है ये रिज़ाइन करें। और फुल कोर्ट ये इसलिए बैठे हैं कि यहाँ पे जो है ये उनको इंटरिम सेटअप को इलीगल करार दे दें। तो 1 बजे से पहले पहले फिर उनके जो उबैदुल हसन जो उनके चीफ जस्टिस थे, उनसे तलबा ने रिज़ाइन करवाया, और फिर उसके बाद एक एक करके बाकी जज जो हैं उन्होंने भी रिज़ाइन करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद जो है अशफाकुल इस्लाम, जस्टिस अशफाकुल इस्लाम जो कि जूनियर कोर्ट से, उनको उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लिया। ये जो हैं ये कलअदम करार देने जा रहे थे या कोई फैसला देने जा रहे थे बैठ के सारे कि भाई ये जो है ना, क्योंकि पहले तो चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि इंटरिम गवर्नमेंट ठीक है बिल्कुल, लेकिन फिर वो उन्होंने कहा मैं बनाता हूँ, यहाँ से कोई कॉल गई होगी हसीना वाजिद की, कोई गड़बड़, तो अभी वो मामला वहाँ पे सेटल हो गए। अच्छा, अब इसमें जो है तो ये एक तो मामला ये हो गया। दूसरा जो मामला है वो वहाँ पे ख़राबी हो रही है पैदा, और वो ख़राबी जो है वो ख़राबी बड़े पैमाने पे पैदा हो रही है, लेकिन वो बांग्लादेश के लिए नहीं हो रही। मेरे ख्याल से वक्फा ले लें, फिर उसके बाद और बात करते हैं। और अब पाकिस्तान के ऊपर जो असरात आ रहे हैं, देखें ना, मैं हमेशा वो कहता हूँ बटरफ्लाई इफेक्ट वाली एक मिसाल देता हूँ कि कहीं पर कोई वाक़या पेश आता है आज की दुनिया में तो दूसरी जगह उसका असर होता है। तो बांग्लादेश तो पड़ोसी है हमारा, हमारे साथ रहा है, तो हमारा हिस्सा रहा है, तो वहाँ के तो जो इवेंट्स हैं वो एक अजब तरह का रुख इख्तियार कर रहे हैं। और अब वक्फा लें तो फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी कहा गया है कि इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है, वरना अदम इस्तेकाम का दौर आएगा। जी, ये बिल्कुल इस्तेकाम
चाहिए। मुल्क में इस वक्त एक अजीब सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और सोशल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि जमात इस्लामी का क्या लामल होगा, लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ वो जो IPP के हवाले से सारा जो स्कैंडल, इतना बड़ा मेगा स्कैंडल सबके सामने आए हुए, उस पर कुछ बनवा के जाएंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं उनकी क्या हिकमत अमली होती है। मैं आपको सिर्फ बांग्लादेश के हवाले से एक बात कहूँ। देखें, एक बात तो ये हुई है वहाँ पे कि एक तो जो यानी आप ये देखें ना कि मुख्तलिफ इलाके होते हैं, जैसे हम कहें कि सेंट कॉम में, हम सेंट कॉम में, या जो है ये मशरक़ वस्ता के बहुत सारे ममालिक सेंट कॉम में, कोई अफ्रीकन कॉम में, अफ्रीका कॉम के जो है ये यूरोप की कमांड में है, या जो है ये बाकी जो जैसे कमांड्स बनी हुई हैं, ये जो रीजन्स बने हुए हैं। अब ये जो इंडो पैसिफिक है, जो कि जिसको पहले एशिया पैसिफिक कहते थे, लेकिन फिर जो है गालिबन ये जो लफ्ज़ है, ये एशिया पैसिफिक तो उसको कहते थे, हमेशा से कोई अलग नाम होंगे, सब होंगे सारे सिलसिले, लेकिन यह है कि जो पैसिफिक कमांड। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि ये जो पूरा इलाका है, ये कोई एक कमांड तो है नहीं। इसमें कहीं सेंट कॉम आ जाती है, कहीं पैसिफिक कॉम आ जाती है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो बहर अहमर वाला इलाका है या मेडिटेरियन का इलाका है, तो ये तो यहाँ पे तो सेंट कॉम है। वो फिर आपस में अदल बदल भी होते रहते हैं, कोई इधर से वो जहाज़ उधर चले गए, इधर से उधर चले गए। लेकिन मैं जो बात ही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये पूरा रीजन है, यानी हम कहना कि जैसे मशरक़ वस्ता है, ये पाकिस्तान, मशरक़ अरब ममालिक, बाकी ममालिक, तो कहीं ज़मीन है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदी आ गई, कोई दरिया आ गया, कोई फिर शहर बन गई होगी। ये जो पूरा इंडो पैसिफिक, इसे अच्छा इंडो पैसिफिक इसका नाम जो है वो, ये 10 स्लाइड अगर हम देखें ना, तो यहाँ से पहले हमें मिलता है। सबसे पहले जब जापानीज़ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट से शिंजो एबे ने आके ख़िताब किया था 10 स्लाइड में, तो उन्होंने यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया था 2007 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ द 2 सीज़, जहाँ तक मेरी थोड़ी सी रिसर्च काम करती है। तो वहाँ से फिर ये लफ्ज़ आया था कि जी इसको जो है वो इंडो पैसिफिक कर दिया। उससे पहले एशिया पैसिफिक, क्योंकि उससे पहले, अच्छा उसके बाद भी जब यानी जो एशिया पिवट की बात तो हो गई थी, ओबामा दौर में शुरू हो गई थी, लेकिन फिर ये 2011 का एक आर्टिकल है जो कि हिलरी क्लिंटन साहबा ने लिखा था, 9 स्लाइड अगर हम देखें, कि अमेरिकाज़ पैसिफिक सेंचुरी। अच्छा, और इसमें ये 11 अक्टूबर 2011 को फॉरेन पॉलिसी में आया था। अच्छा, इसको अगर पढ़ें ना, तो इसमें वो कहती हैं कि द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स विल बी डिसाइडेड इन एशिया, नॉट अफगानिस्तान और इराक, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी राइट एट द सेंटर ऑफ द एक्शन। अच्छा, ये बाद में फिर उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, सब में वो फिर जो है वो इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, फिर उसकी तकसीम कैसे होगी, वो कहाँ पे, वो फिर उसके नक्शे आ गए सामने के। अच्छा जी, मतलब ये सारे वो हैं कि जिसके ऊपर बात हो सकती है मुख्तलिफ, के भाई ये नहीं तसव्वुराती नक्शे ही हैं, लेकिन बहरहाल वो सामने आ गए कि जी यहाँ पर ये एशिया पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक ये था, एशिया पैसिफिक ये है, और अब जो है वो चूँकि इंडियन ओशन, और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ये जो पूरा रीजन है ये 3/4 पानी है। यानी बाकी जितने रीजन्स हैं दुनिया के, अब मैं कहूँगी जी मिडिल ईस्ट है, मैं कहूँगी जी सेंट कॉम का ये फलाना, ये दूसरा इलाका है, तो मैं कहूँगा कहीं ज़मीन है, कि नदी है, पहाड़ी है, पानी है, सहरा है, समंदर है। यहाँ का 3/4 हिस्सा है ही पानी, उसमें जजीरे हैं, पानी है सारा, ठीक है ना। और दुनिया के 2 समंदर जो हैं वो ज्वाइन होते हैं आके, और उसको वो पहले एशिया पैसिफिक था, फिर वो इंडो पैसिफिक हो गया, तो उसकी और बाउंड्रीज फैल गई। लेकिन ये तो वो है ना जो हमेशा से था। अब ये इसका एक उन्होंने बना के दिखाया कि भाई ये जो है ये यहाँ तक जो है इंडो पैसिफिक है, यहाँ तक जो है ये, लेकिन ये ऐसे ही है, फर्जी है, वो पानी मिला हुआ आपस में, तो ये तो जाता है फिर उसके बाद ये अफ्रीकन कोस्ट तक, जो बात समझते हैं हम, और ये शुरू होता है ऊपर कहीं, यानी इसको मेरे ख्याल से शुरू तो फिर आप जो वेस्टर्न बॉर्डर है अमेरिका का, वहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ से शुरू करें आप, और फिर उसके बाद आप ख़त्म करें आके ईस्टर्न शोर ऑफ अफ्रीका पे,
और दरमियान में फिर इंडो पैसिफिक हो गया पूरा। अब इसी में ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें जापान भी है, इसमें जो है ये फिलिपीन भी है। इसमें यहाँ जो जो कहते हैं ना कि एपी सेंटर, एक एपी सेंटर तो साउथ चाइना सी है, वहाँ तो फड्डे हैं ना, फड्डे वो मुख्तलिफ। फिलिपीन कहता है ये हमारी है, वो कहते हैं 9 डैश लाइन आगे पीछे, वहाँ इश्यूज़ हैं बहुत सारे। और ये बड़ी बोरिंग से, मुझे तो नहीं समझ में आता। ये हमारी सरहद है तो उससे 20 जो है वो बहरहाल है कि यहाँ तक जो है ये हमारा समुद्री इलाका होगा और वो उधर से होगा, तो मतलब वो फटा पड़ा हुआ है नॉटिकल माइल्स और ये सारा। लेकिन जो दूसरा पे सेंटर है वो खलीज बंगाल है, जिसके ऊपर तवज्जो बड़ी कम जाती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ तनाज़ा नहीं है, कोई किसी जजीरे पे फटा नहीं है। इवन ये मशरिक़ वस्ता में खलीज अरब में, खलीज फ़ारस में फटा है, एक तो नाम के ऊपर ही फटा है, खलीज अरब या खलीज फ़ारस, लेकिन बहरहाल अब उसको अरेबियन सी ज़्यादा लोग कहते हैं, कभी गल्फ या जो भी। मैं सिर्फ कह रहा हूँ आपसे कि ये यहाँ पर फटा नहीं है, मतलब जो जिसका है वो है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा नज़रों में इन्हें डिस्कस नहीं होता। जहाँ फड्डा होता है वो डिस्कस होती है ना चीज़, गल्फ, साउथ चाइना सी। लेकिन ये दुनिया की 50% शिपिंग लेन यहाँ से गुजर रही हैं, और ये खलीज बंगाल, और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हुआ है बांग्लादेश में, प्योरली अगर हम स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से बात करें, इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, लेकिन अब देखें हुआ क्या है। ये बड़ा एक अजीब सूरत हाल डेवलप हुई है। वो ये हुई है कि जी जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक तरफ तो एक साइड पे तो उसके इंडिया है, एक साइड पे उसके थाईलैंड है, फिर मलेशिया है नीचे, फिर उसके बाद आप ऊपर सारा जो है वो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश का ही वो सिर्फ की कोस्टल लाइन नहीं है, बल्कि वो 7 सिस्टर्स की भी कोस्टल लाइन है, क्योंकि वो भी लैंडलॉक हैं। वो आसाम और भूटान और ऊपर तक अरुणाचल प्रदेश और ये सारे। तो बे ऑफ बंगाल की स्ट्रेटेजिक वैल्यू वाली एपी सेंटर है, ठीक है ना इसका, जो कि ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट जो एशिया की तरफ अगर आप जाए, आप बिल्कुल जैसे आप कहते हैं ना, लोगों को पता है नहर सुएज़ को तब पता चला जब ब्लॉक हो गई, जब हूथी ने मारे वहाँ पे मिसाइल, तो लोगों को चाहे ओह ये स्ट्रेटेजिक वैल्यू थी। वो फिर वास्को डी गामा की तरह घूम के दुनिया आ रही है, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका से। तो बात ये है कि वो अब ये जो इसकी ये जो गया है, देखें मैं इसको यकीन करें, इसको मैं समझने से कासिर हूँ, मैं कोई तनकीद भी नहीं कर रहा, तनकीद की तो बात ही नहीं है। मैं इसमें हैरान हूँ कि पहले ये हुआ म्यांमार में चेंज आया, म्यांमार के अंदर वो फौजी आ गए और वहाँ पे उन्होंने तब्दीली, नई दिल्ली को नहीं पता चला। फिर उसके बाद ये चाइना के साथ मामला हुआ, नई दिल्ली को नहीं पता था। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान से इनखला हो गया, इनके कॉन्सुलेट्स थे, इनकी स्ट्रेटेजिक इनके लिए इंपॉर्टेंस थी, उसका भी पता नहीं चला। फिर उसके बाद जनाब वो मालदीव में हो गया, उसका पता नहीं चला। फिर उसके बाद जो श्रीलंका में हो गया, उसका पता नहीं चला। अच्छा, फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में हो गया, उसका भी पता नहीं चला। और एक और बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक जो आप सोचते हैं ना कि स्ट्रेटेजी बनाते हैं आप, अच्छा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आप सोचते हैं कि यार एक तो टेक्टिकल है ना, छोटी मोटी पटाखे इधर उधर चल गए वो तो छोड़ दें। स्ट्रेटेजी कहते हैं कि यार एक मिनट ठहरो, अफगानिस्तान, मतलब मैं अगर छोटा नन्ना सा अपने आप को कोशिश करूँ स्ट्रेटेजीज बनने की तो मैं सोचूंगा यार एक मिनट है, जो मैं बैठा हूँ नई दिल्ली में, तो मैं कहूँगा इस तरफ यार अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ईरान खुद ब खुद निकल गया, ईरान निकल गया, ये गजा वाली जंग, इन्होंने ये पहुंच गए जनाब तल अवीव। क्या हाल है जी आपका? यानी मुझे समझ नहीं आता कि बाज़ लोगों को आप बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि बहुत कुछ बना के रखा हो अपने, यार बुत अजित देवल, यार क्या NSA होगा, यार क्या चीज़ होगी, यार वो तरतरी कश्मीर 370 लगा, उसका कोई हल नहीं। यानी ये वो चीज़ें होती हैं जो आप यकीन करेंगे चाइना रशिया वशिया में है ना, वो नौकरी वाला फायर नहीं, वो दूसरा वाला फायर कर देते हैं लोग। ये मतलब अजीब और गरीब सिचुएशन है। ईरान आपकी पूरी जनाब स्ट्रेटेजिकली बरसा बरस से आपकी कि जी चाबहार से ये एक रोड बनेगा, ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, सर आपने जनाब पहुंच गए इसराइल, और इसराइल का अपने साथ दे दिया। मतलब आप अरब दुनिया में इस वक्त OIC का मेंबर बनना था एक ज़माने, होता ईरान सॉरी इंडिया
प्रॉपर ओआईसी का मेंबरशिप के लिए ओआईसी की कोशिश हो रही थी। अब ओआईसी एक तरफ खड़ी है, दुनिया एक तरफ खड़ी है। इन्होंने वो ब्लॉक चुना जहां इसराइल। अब इसराइल क्या है? इसराइल, आपका ताल्लुक क्या है इसराइल से यार? आप इधर बैठे हैं, आपको पड़ोस की नहीं, मतलब मैं, आप यकीन करें, मतलब हमारे लिए पहला कंसर्न क्या होगा कि भाई अफगानिस्तान की सॉइल से कोई दहशतगर्दी तो नहीं हो रही। इनका पहला कंसर्न ये उधर इसराइल में क्या हो रहा है, यहाँ वो पड़ोस से वो एक मुल्क निकल रहा है, फिर दूसरा निकल रहा है, फिर नेपाल के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई, भी ये करते क्या है? मतलब मैं करते से मुराद मेरी जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस वक्त, मैं कोई आम इंडियंस की बात नहीं कर रहा, मतलब क्या। और अच्छा, फिर दूसरी बात ये हिंदुत्व रियासत है, ये आप यकीन करें, ये देखें हमारे साथ ये हुआ है, जब इनखला हुआ है यहाँ से, तो उसके नतीजे में ये जब 2021 में अफ़गानिस्तान से, जिसको आज तक हमारे लिए मसाइल हैं, वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, ये जो अब तो खैर उनका नाम हम नहीं लेते, लेकिन हमारे लिए दहशत गिरोह जो आ गए, तो वो उसी में आए ना कि वहाँ से इनखला हो रहा है, हज़ारों लाखों लोग निकल रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या करता उस वक्त? पाकिस्तान क्या करता? कत्ले आम हो रहा है, बच्चे हैं, क्या रोक देते? तो वो जो है वो तो उसमें वो लोग आ गए। अब उसमें कौन दहशतगर्द थे क्या नहीं थे सारे, मगर आप यकीन करें, और फिर उसको हम बर्दाश्त भी कर रहे हैं, हम उनसे कह भी रहे हैं, हम सबको। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये एक हिंदुत्व रियासत है, ये कहते हैं ना हम हिंदुत्व रियासत हैं। इसराइल जैसे कह के हम एक दुनिया भर के जो चूजन लोग हैं वो आके वहाँ पे जो है वो उनका वैसे फड्डा चला हुआ है, वो दूसरा ग्रुप कहता है कि जी वालदा की तरफ से भी होना चाहिए, वो खालिदी वालदा से, वो यहूदी बनना आसान नहीं है, यहूदी बना नहीं जा सकता, यहूदियत कबूल करें, वो ब्लड के अंदर होता है। एनीवे, लेकिन मैं, आप यकीन करें कि मैं इसको देख के हैरान हुआ हूँ, जो 14 स्लाइड है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1000 लोगों को, ये हिंदू की स्लाइड है, 1000 बंदों को, 1000 लोग नहीं ले सके हिंदू। भाई 1000 बंदा आप नहीं ले सके, जो आपसे कह रहे हैं कि यार हमें अंदर आने दो, आपने जनाब वहां से उनको वापस भगा दिया। यानी मैं, आपको पता है हमारे वहां कितने अफगान महाजरीन आए हैं, और वो यानी इनसे 1000 बंदा, इनकी हसीना वाजिद की पूरी हुकूमत गिर गई है, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, 1000 बंदा जो हिंदू हैं उनको जो है वो वापस भेज दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस 1000 लोगों को नहीं ले सकते आप भारत के अंदर। यानी ये मैंने ये दिखाया था दोबारा इसको आप खबर, आप यकीन करें कि मेरे लिए हैरान कौन बात है कि 1000 बंदा ये नहीं ले सकते महाजिर, यानी जो वहां से रेफ्यूजीज आए 1000, 10,000 नहीं, लाख नहीं, कुछ नहीं, वो जिन्होंने आना होगा वो आ जाएंगे, 1 करोड़ फिगर दे रहे हैं ना, 1 करोड़ घुसाएंगे, मगर 1000 बंदा रोक दिया इन्होंने ऑफिशियली कि वापस जाओ। एक तो मुझे ये समझ, दूसरा न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक पूरी रिपोर्ट शाये की है, और उन्होंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक उन्होंने लैब की खिदमात हासिल की हैं, और उन्होंने पूरा जो साबिका लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, तब देखें ये चिकन नेक के लिए मतलब बड़ा ये इसको स्क्वीज करेगा चाइना, ये या चाइना करेगा या नीचे से होगी, ये स्क्वीज हो जाएगी आगे जाके। ये ऐसे ही नहीं हो रहा खेल, ये बड़े लार्जर गेम्स के ये हिस्से हैं। अच्छा, लेकिन अब ये कहेंगे अच्छा हमें तो पता ही नहीं चला, अच्छा ऐसे हो गया, आप क्या करें, अच्छा यूँ करते हैं। अच्छा, दूसरा जो है ये आज उन्होंने पूरे नक्शे शाये किए हैं, ये अगर हम दिखा सकें, ये चाइनाज ग्रेट वॉल ऑफ विलेजेस, एक स्ट्रेटेजी चाइना ने बनाई है, और उसका नाम देखें कैसा कॉइन किया न्यूयॉर्क टाइम्स ने, चाइनाज ग्रेट वॉल ऑफ विलेजेस, अगर हम वो आर्टिकल दिखा सकें उसका टाइटल। अब वो जो ग्रेट वॉल ऑफ विलेजेस है, वो ये कहते हैं कि तमाम जो साबिका सरहद या जो भी बॉर्डर जिस तरह से भी अल्टीमेटली तय पाएगा, अब एलएसी तो इस वक्त गायब है, तहलील है, उस तमाम के ऊपर जदीद तरीन जो गांव है, अगर मैप देखें तो वहां पे बेशुमार गांव बन चुके हैं, वहां पे जिम्स हैं, वहां पे सड़कें हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रेट वॉल ऑफ विलेजेस, तो उसमें हजारों या लाखों लोग आबाद हो चुके हैं आके, वहां उनके घर हैं, वहां वो रहते हैं, वहां वो जॉब्स कर रहे हैं। ये पिछले 2-3 सालों में चाइना तो ऐसे काम करता है ना, उसने पूरी ग्रेट वॉल बना दी है, और वहां पर मिलिट्री पोस्ट भी है वहां पे, मतलब पूरी ग्रेट वॉल, नाम देखिए कैसा कॉइन किया उन्होंने, ग्रेट वॉल ऑफ विलेजेस।
इनको पता ही नहीं है, ये बात कर रहे हैं उनके साथ, कमांडर के साथ, अच्छा क्या होगा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था बहुत दफ़ा कि ये अच्छा। फिर उसके बाद जो है, ये कोई मैं ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं कर रहा, सिर्फ 1 महीना पहले सिलिगुर कॉरिडोर किसका है? इनका। मतलब देखिए, सवाल तो उठेंगे ना, उठने चाहिए, वो नहीं उठाते, हम उठाते हैं, इसका जवाब दें। तो सिलिगुरी कॉरिडोर जो है, तो उससे ये नहीं बना रहे, वहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बल्कि मैं 2 इनकी आपको पिछले महीने की सिर्फ बता रहा हूँ, और ये मैं आपको बता रहा हूँ 18th 19th। मुझे ये तुक बताएं कि ये जो अपनी रियासतों के लिए, ये 1 महीना पहले, सिर्फ 1 महीना पहले सिलिगुरी कॉरिडोर, चिकन नेक जो कि जाती है बाकी रियासतों से, 1 महीना पहले के ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, 1 महीना पहले का, ये है 16 जून, 2 महीने पहले का लगा लें, कि नई रेल लाइन जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाएंगे हम वाया बांग्लादेश, ताकि बाईपास हो जाए चिकन नेक। एक होल्ड ऑन, यहां पे जरा रुक के मुझे कुछ समझाए कि भाई चिकन नेक से आप क्यों डरते हैं? अभी तो चिकन नेक पे नहीं आया चाइना। अच्छा, उसको बाईपास करके चिकन नेक, फिर अब दूसरी देख लें, ये इसी को पहले टाइम्स ऑफ इंडिया और फिर टाइम्स नाउ, नॉर्थ ईस्ट न्यू रेल रूट वाया बांग्लादेश टू बाईपास चिकन नेक। बाईपास चिकन नेक मतलब मुझे नहीं पता क्या स्ट्रेटजी है, क्या इनके जहन में है, क्या इनको पता है कि चिकन नेक निकल जाएगी हाथ से? फिर चिकन नेक को बाईपास करके कैसे बना रहे हैं? आप तो चिकन नेक को मजीद मजबूत करें भाई, अगर आपको है मसला, और जो डिस्कस होता है इनकी स्ट्रेटजी हम सुनते हैं रोज, तो अब चिकन नेक के ऊपर कंस्ट्रक्शन उन्होंने आपकी वॉल के ऊपर, अच्छा आपको न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है, अच्छा इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल ही पता ही नहीं कि वहाँ गांव आबाद हो चुके हैं और आप उनको डायलॉग कर रहे हैं, और सड़कें और लोग, और उनके जॉब भी हैं उनके पास, उनके पास 5G इंटरनेट तक आ गई है। ये पूरी इतनी मोटी आज रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है ना कई सफ़ात पे मुश्तमिल। अब मुझे आप ये बताएं कि उधर से म्यांमार का नहीं पता चला, इधर से इंडिया बांग्लादेश का नहीं पता चला, उधर मालदीव का नहीं पता चला, ईरान खुद ब खुद गया, क्योंकि आपने पोजीशनिंग, आप जाके वहाँ पे उनसे बात कर रहे हैं। रशिया ईरान के साथ है, रशिया जो है वो अब ब्रिक्स किधर होगा, अभी आई गया नीचे, ठीक है, बांग्लादेश उसमें आना चाहता है, बाकी मुल्क आना चाहते हैं। चाइना ने, अच्छा ये कह रहे हैं अमेरिका ने की है, वो चाइना मुबारकबादें 2 कल भी दिखाई या फिर दिखा देते हैं। चाइना ने जो मुबारकबाद दी है, वो तो चाइना की मुबारकबाद डिस्कस ही नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं अमेरिका ने गिरा दिया। चले अमेरिका ने गिरा दिया तो और चाइना के साथ है वो। भाई चाइना ने कल, अगर हम दिखा दें वो दोनों स्लाइड्स, उन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश के अवाम के साथ हैं। उनकी 2 सबमरीन, उनकी इन्वेस्टमेंट, अगर आप सिर्फ चाइना का ये हम मैप दिखाएंगे जो बेल्ट एंड रोड की इन्वेस्टमेंट्स हैं इन पे, बांग्लादेश तो पूरा चाइना, ये लेटेस्ट उनकी आप देखें कनेक्टिविटीज, अगर मैप दिखा सकें तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त बांग्लादेश के अंदर जो है उनकी टेक्नोलॉजी भी है, डीप पोर्ट पैरा के ऊपर, और ये उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और ये उन्होंने बहुत ज़्यादा। और अगर हम सिर्फ ये वाला मैप दिखाएं ना, ये वाला मैप, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पूरा जाल बिछा हुआ है चाइना का पूरा एक जाल है जो कि बिछा हुआ है। 7th अगर हम देखें, ये है बेल्ट एंड रोड, ये बांग्लादेश में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है। अब मुझे बताएं कि ये इस बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में इधर पानी का ड्रेनेज सिस्टम, ये वो सारा, ये चाइना का नेटवर्क है, ये कंपनीज काम करें। कहीं आपने सुना कि किसी चाइना के वहाँ पे जो कंपनी है उसके साथ कोई मसला हुआ हो इन मुजाहिरों के दौरान, किसी को तंग किया गया हो, किसी को स्टूडेंट्स ने या जो उनके लीडर्स हैं उन्होंने किसी को परेशान किया हो? नहीं, उनका टारगेट एक हसीना वाजिद को निकालो, क्योंकि ये जो है, अच्छा आज मुजाहिरा हुआ है कि इसको वापस लाया जाए, इसको वापस ला के और यहाँ पे ट्रायल किया जाए हसीना वाजिद। मेरा नुक्ता नज़र सिर्फ ये है कि सिलिगुरी कॉरिडोर को उन्होंने स्क्वीज करना है, और होगा, या ऊपर से शायद ना करें, वो नीचे से हो, यानी नॉर्थ ईस्टर्न। अब तो बहुत आसानी से हो जाएगा, उनको पता है, ये तो कुछ कहते ही नहीं है, अब तो ऐसे हो जाएगा बहुत जल्द। नहीं, मेरा इशू ये कुकी लैंड बने या कुछ और चिकन लैंड बने, अब तो वो दुनिया को मैसेज आना होता है ना कि भाई आपने कुछ भी नहीं करना, हमें पता ही नहीं था। अब हम ऐसा करते हैं कि यार हम आइंदा जो है ना यूँ करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, वो अंडे होंगे, फिर अंडे होने से मुर्गी निकलेगी, फिर मुर्गी जो है वो अंडे देगी, फिर वो अंडे बाजार लेके जाएंगे, टोकरे पे रख के, फिर आँख खुल जाएगी, टोकरा कर, ओ भाई ये स्ट्रेटजी इस तरह बनती है? नहीं तो अच्छा छोड़ो, दफ़ा करो, उसके पीछे पाकिस्तान था, अब दूसरा मुर्गियाँ पकड़ते हैं,
उसके पीछे अमेरिका था, अच्छा फिर वो तीसरी पकड़ते हैं, फिर ये क्या है, क्या तमाशा है भाई। आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि बे ऑफ बंगाल को आप, ये स्ट्रेटेजिकली एपिसेंटर है उसका, उस पूरी स्ट्रेटेजी का। थाईलैंड उसको लुक वेस्ट के तौर पे देखता है, इंडिया उसको लुक ईस्ट के तौर पे देखता है बे ऑफ बंगाल से, या उसको एक्ट ईस्ट के तौर पे देख रहा था। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट तरीन तो बांग्लादेश था, और बांग्लादेश भी नहीं रहा। अब बात आ गई है ये सेवन सिस्टर्स के ऊपर कि भाई मणिपुर में क्या, बांग्लादेश अब नहीं डिस्कस हो रहा, अब डिस्कस हो रहा है कि मणिपुर में क्या होगा। और इनको करना चाहिए हकीकत में, इन्हें अपनी रियासतें, और ये पहले क्या प्लान कर रहे थे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास करके इन्वेस्टमेंट। टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे जो बीजेपी सरकार बैठी है वो किस तरह से स्ट्रेटेजी को देखती है और ग्लोबल चेस बोर्ड को कैसे समझती है। मतलब हमने तो बहुत उनका लिटरेचर भी पढ़ा है, अभी भी बहुत से यानी टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो मैं उनसे रजू करता हूँ उनके लोगों से मैथमेटिक्स में इधर उधर। लेकिन वो जाहिर है कि वो पॉलिसी मेकर्स तो नहीं हैं, उस्ताद हैं। ये पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं बैठ के वहाँ, और उनसे 1000 हिंदू उन्होंने वापस भेज दिए। और ये कौन से थे, ये वही होंगे ना जो आवामी लीग के साथ होंगे। भाई आप उनके आईडी कार्ड चेक करते, यहाँ तो हजारों की तादाद में आ गए थे वो। यहाँ तो जो हुआ है 2021 में उसको तो भुगत रहे हैं हम अभी तक ना, कि उसी में तो दहशतगर्द और ये सारे, इनसे 1000 बंदा नहीं संभाला गया। और उनके जो वजीरे जो वो हैं, सिर्फ बस इस पर मैं क्लोज करता हूँ कि उनके जो ये डेली स्टार 3rd स्लाइड दिखा के, आसिफ नजरुल है उनका नाम, आसिफ नजरुल 3rd स्लाइड, जो उनके वजीर कानून हैं, उन्होंने कहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट टू स्टे इन पावर एज लॉन्ग एज नेसेसरी। अभी हमें इस्लाहात की ज़रूरत है और हमें करप्शन से फ्री करना है माशरे को, और फिर देखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे जब निकल के आएंगी तब निकल के आएंगी। अभी हमने करना है मुल्क को ठीक, और इंटरिम गवर्नमेंट टू स्टे इन पावर एज लॉन्ग एज नेसेसरी। और सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक ने उठा के फेंक दिया बाहर, उनके पुरानी सुप्रीम कोर्ट को, जो हसीना वाजिद के वो थे, उन्हीं की जो थे उनके अपॉइंटेड, वो जो रोज़ उनके सज़ाएं और फांसियाँ और सुनाते थे उनके कहने। तो ये देखें, और आर्मी चीफ ने जो स्पीच की थी, उन्होंने, जो उनके आर्मी चीफ हैं, तो उन्होंने स्पीच के दौरान जब उनसे पूछा कि आप किन से बात करेंगे, तो उन्होंने कहा तलबा से करेंगे, बाकी लोगों से करें। 2 दफ़ा जमात इस्लामी का नाम लिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।